नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश में ज्यादातर किसान खेती बाड़ी के साथ पशुपालन भी करते हैं और इससे अच्छा लाभ भी कमाते हैं, पर कभी कभी देखरेख के अभाव में पशुओं में कई प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। ऐसी एक समस्या है पशुओं में परजीवियों की। ये परजीवी कई प्रकार के होते हैं जो कि कई गंभीर बीमारियों को फैलाते हैं, साथ ही पशुओं की उत्पादन क्षमता को भी कम कर देते हैं। ऐसे में इनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं पशु चिकित्सक महाविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे पशुओं में होने वाले बाह्य एवं अंतः कृमि के बारे में। ये दोनों ही अभी बरसात के समय में बहुत हरी हरी पत्तियां रहती हैं, ज़्यादा हरी पत्तियां रहती हैं, तो उसमें भी पशुओं को वो ज़्यादा खाने लगते हैं। तो इसमें कि वो अंतः कृमि जो होगा एक चक्र बना हुआ रहता है और वो पशुओं के पेट से गोबर से वो बाहर आएगा और बाहर में आकर घास में या पौधों में जाएगा और वहाँ से फिर गाय ये पशुएं जो वो चरती हैं तो उसमें वो फिर पेट में चला जाता है। तो इस चक्र को हम लोग को तोड़ने का काम करना है। किसान भाइयों, अंतः परजीवी जैसे गोलकृमि, फीताकृमि आदि पशुओं में दूषित चारा, दाना खाने से और नदी, पोखर, तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। यह अंतः कृमि जो है पशुओं में खून को भी चूसता है और उसके खाने को, उसके पोषक तत्वों को भी कम करता है और उसका ग्रोथ नहीं होने लगता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। प्रोडक्शन दूध का प्रोडक्शन हो या कोई भी खेती के काम में काम कर रहे हो उसका हो या मांस का बढ़ोतरी हो, उसमें सभी में वो कमी आ जाती है। और अंतः कृमि के लिए वजन के अनुसार हम लोग इसमें दवाई देते हैं। तो वह दवा तो हमें पशु चिकित्सक के सलाह पर लेना चाहिए कि कितनी मात्रा में दवा देनी चाहिए। कम हो जाएगा तो भी खराब है और अधिक हो जाएगी तो भी खराब है। तो वो लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए पशुपालकों को कि हर एक 3 महीने के अंतराल पर अपने पशुओं को अंतः कृमि की दवाई दे दें। और जो पशुएं ज़्यादा चरने के काम में हमेशा चरने के लिए जाती रहती हैं तो उसमें हम लोग 2 महीने के अंतराल पे उसको देना चाहिए। उसमें चरने से ज़्यादा पशुओं में अंतः कृमि के आ जाएंगे। इसलिए इसको अगर हम चक्र को तोड़ देंगे तो हम लोग उसको आराम से इस अपने पशुधन को ज़्यादा उपयोग में हम लोग ला सकते हैं। बाह्य कृमि अभी बहुत मिलेंगे बाह्य कृमि में, और उसमें मक्खियाँ उसको बढ़ाने में काम करते हैं। ढील, अठैला सब जो चीज़ें होती हैं वो भी हमको मिलेंगे। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते। इसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर देखने में पड़ता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूसकर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। तो ये और ये जो बाह्य कृमि के जो हैं ढीला, अठैला, मक्खियाँ, जो विशेष प्रजाति की मक्खियाँ होती हैं जिससे ब्लड प्रोटोजोआ, खून में बढ़ने वाले विषाणु जीवाणु फैलने लगते हैं। तो उसके लिए हम लोग को रोकथाम करने के लिए बुटॉक्स नाम की दवा है। इसमें हम लोग 4 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर हम पूरे गाय जो पशुओं में हम लगा सकते हैं। और उससे पहले उस पशु को मुंह में जाली लगा देना होता है, पानी पहले पिला लेना होता है, पूरे पेट भर पानी पिला के पशुओं में जाली लगा कर, मुँह में जाली लगा कर, और दोपहर के 12-1 बजे के समय में हम लोग पहले इस घोल से पूरे कपड़े से, कॉटन के कपड़े से उसके पूरे शरीर में लगाते हैं और उसके बाद आधा घंटा के छोड़ देने के बाद उसको साफ पानी से नहला दिया जाता है।
पशुपालक भाइयों, इन दवाओं का घोल बनाकर पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मुसीका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सकें, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। परजीवी से बचाव के लिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें। हो सके तो सप्ताह में एक बार पशुशाला को लाल दवा या फिनाइल से धोएं। साथ ही चूने का भुरकाव करें। पशुओं को बरसात के दिनों में चारागाह चराने ना ले जाएं। बाढ़ग्रस्त इलाकों से पशुओं के लिए चारा ना लाएं, क्योंकि ऐसे इलाकों में चारा परजीवियों और अन्य फफूंद से दूषित होता है। पशुओं को चारा देने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लें। किसान पशुपालकों से हमको अनुरोध है कि वो ये घोल को ज़रा अधिक बनाएंगे और इस बचे हुए घोल को उस जहाँ पर पशु रहते हैं उस मकान में उसका पूरा छिड़काव कर देंगे, ऊपर छत से लेकर फिर पूरे दीवार में। और कर देने से क्या होता है कि ये जो बाह्य कृमि है ये अपना खून चूस कर अंडा देने के लिए मकान के दरारों में चली जाती है और वहाँ से फिर वो बच्चा निकल के फिर वो पशु में आ जाता है। इसलिए जब तक हम इस चक्र को नहीं तोड़ेंगे, अपने गोहाल को, पशुओं को रखने वाले मकान को अगर हम नहीं छिड़काव करेंगे, तब तक ये हम बाह्य कृमि से नहीं बचा सकते हैं। इस तरह से हम लोग अंतः और बाह्य कृमि को रोकथाम कर सकते हैं। सितंबर का महीना प्रारंभ हो गया है और अभी भी बारिश की अनियमितता के कारण कई किसानों के खेत खाली पड़े हैं। ऐसे में किसान अभी इन खेतों में तोरिया की खेती कर सकते हैं, लेकिन इस फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए किसानों को इसकी उन्नत किस्मों का चयन करना होगा। साथ ही खेती वैज्ञानिक तरीके से करना होगा, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं तोरिया की खेती के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, झारखंड में इस समय पिछले साल के आंकड़े के अनुसार करीब 4 लाख हेक्टेयर सरसों एवं तोरिया का क्षेत्रफल है। और जो इस साल 2022-23 में जो मौसम का जो देख रहे हैं स्थिति, खरीफ के मौसम में लगभग बहुत सारे ज़िलों में सुखाड़ की स्थिति है। हम लोग जो है कि बारिश जितनी हम लोगों को मिलना चाहिए था इस प्रदेश में, उतना बारिश नहीं मिला है। ऐसी परिस्थिति में रबी मौसम में तोरिया की अगेती बुआई काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तोरिया ही नहीं, जो रबी फसल है जिसमें कि तिलहन मुख्य रूप से है, पूरे झारखंड प्रदेश में रबी के मौसम में तिलहन का सबसे ज़्यादा कवरेज है। इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों, आपको सलाह दी जाती है कि तोरिया की खेती की तैयारी का समय अब आने वाला है। सितंबर में जो रेजिडुअल मॉइस्चर है उसका उपयोग करें और उसमें तोरिया की फसल को आप उगाएं। इसके लिए सबसे पहले भूमि का चुनाव, ज़मीन का चुनाव, कैसा ज़मीन में हमको कैसे भूमि में तोरिया की खेती करना चाहिए। ज़मीन जो है कि दोमट से बलुई दोमट भूमि होना चाहिए, जिसमें अच्छी जल निकास की व्यवस्था हो। अगर आप एक्सेस वाटर वहाँ कभी किसी कारण से नेचुरल रेन से अगर पानी ज़्यादा हो गया तो उसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था आप करें। खेत को एक गहरी जुताई करके उसके बाद 2 से 3 कल्टीवेटर से जुताई कर लें। जुताई करने के बाद पटा देकर अच्छी तरह से भुरभुरी बना लें मिट्टी को। तोरिया की खेती के लिए शुरुआत में कम से कम 10 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को खेत में जुताई के समय प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डालकर मिट्टी में मिला दें, जिससे खेत में जीवांश की मात्रा बनी रहे। अब रही बात कि बुआई करने के पहले, सीड गिराने के पहले इसमें इसके पोषण का प्रबंधन करें। पोषण का प्रबंधन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो खाद है वो नाइट्रोजन जो है 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से, फास्फोरस और पोटास 25-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और सल्फ़र चूँकि इसमें ये तिलहनी फसल है, इसमें तेल की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए सल्फ़र का उपयोग ज़रूर करें। और अगर आप फास्फोरस जो है, अगर आप डायमोनियम फास्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सल्फ़र देना आवश्यक है। अदरवाइज अगर आप SSP सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें सल्फ़र को अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। अगर सल्फ़र आप अलग से देना चाहें
तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर का भी छिड़काव करें। तोरिया की कौन सी किस्म को लगाना उचित होगा, झारखंड प्रदेश के लिए कौन सी किस्म संस्तुत है, रिकमेंडेड है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। जो TS38 वैरायटी है, ये पिछले साल बहुत जल्दी पिछले 1-2 सालों में ये रिलीज हुई है। इस प्रदेश के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावे तपेश्वरी है, इसके अलावे भवानी है। तो ये सब वैरायटी इधर कुछ हाल वर्षों में रिलीज हुई है और इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। बुआई से पहले बीज को 2 से 2.5 ग्राम मैंकोजेब या 3 ग्राम कैप्टान प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इससे कवक जनित रोग लगने का डर नहीं रहता है। बीज गिराने के पहले बीज को अच्छी तरह उपचारित कर लें, जो कि बीज जनित रोगों से आपके फसल का बचाव होगा। इसके लिए वेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करें और उपचारित करने के बाद बीज को आप नालियों में गिरा करके और कतारों में इसकी बुआई करें। अब आप चूँकि ये तोरिया का दाना जो होता है, बीज जो होता है, ये काफ़ी छोटा होता है, तो इसको लगाने के लिए क्या है कि अगर ज़्यादा घना गिरने पर इसको थिनिंग करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसमें कि एक्सेस लेबर का भी कंजम्पशन होता है, ज़्यादा लेबर पे खर्च आता है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा बालू मिला दें उसमें और उसके बाद उसके सीड को आप लाइन में गिराएं। को मैं बताना चाहूँगा कि तोरिया की फसल को लगाने के लिए का विधि जो है, ये कतारों में लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें आप। किसान भाइयों, फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडिमेथिलिन 3.3 लीटर दवा 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव बुआई के 48 घंटे के भीतर खेत में पीछे की ओर हटते हुए छिड़काव करना चाहिए। अब बुआई करने के बाद जो है इसमें जो है कि इसको अब आप सिंचाई की बात आती है, तो फूल आने के समय इसमें एक पानी आप दें और अगर ज़मीन में मॉइस्चर है तो पानी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर फ्लावरिंग के टाइम में एक पानी देते हैं तो इसकी उपज क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि फ्लावर ड्रॉप कम होता है और अच्छे से फ्रूटिंग होती है इसमें। अदरक की खेती अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है और अभी इसकी बढ़वार अलग अलग अवस्थाओं पर है। इस समय खेत में जल भराव, खरपतवारों की अधिकता और हानिकारक कीट रोग फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसलिए अभी फसल में कुछ जरूरी प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है, जिनके बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जायसवाल। इस समय जो अदरक की जो फसल लगी हुई है वह 2 स्थिति में है। एक तो करीब करीब जो है 30 से 35 दिन की अवस्था में है और दूसरा जो है वो 15 से 20 दिन की अवस्था में है। तो इस समय हमको जो महत्वपूर्ण जो ध्यान रखना है, और आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा अभी खरपतवार हमको दिखाई दे रहे हैं। और खरपतवार यदि है तो जैसी हमारी बतर कंडीशन मिलती है हमारी खेत की, तो हमको खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हम अपनी जो भौतिक विधियां हैं उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम खुरपी से या कुदाली से या गैंती से हम जो है कचड़े को, अपने खरपतवार को निकाल दें। और आप सभी जानते हैं कि अगर खेत में खरपतवार है तो ये हमारी फसल के लिए बहुत बड़ा नुकसान करता है। यह हमारी जो अदरक के लिए जो तो हमने दिए हैं पोषक तत्व, उसका भी ये ग्रहण करते हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसके कारण हमारा जो अंकुरित और जो बढ़वार की स्थिति में अब आ रहा है फसल, तो ये प्रभावित होगा। खरपतवार का नियंत्रण कर लें और नियंत्रण करने के बाद हल्की मिट्टी उसमें ज़रूर चढ़ा दें, जिससे उसकी आगे की बढ़वार प्रभावित नहीं होगी। अदरक बरसात वाली फसल है, इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अक्टूबर-नवंबर माह में वर्षा नहीं होने की परिस्थिति में सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर माह में अदरक की गांठ बनती है और उसका विकास होता है। इसलिए अक्टूबर-नवंबर माह में खेतों के अंदर अधिक नमी होनी चाहिए।
हमको एक बात का और ध्यान रखना है कि इस समय हमने जो आधार खाद के रूप में जो पोषक तत्व दिए थे, तो उसमें हमारी नाइट्रोजन की मात्रा अभी बची हुई है, जिसको हम 2 या 3 भाग के रूप में देते हैं। तो जैसे आपकी जो है हम जो 35 से 40 दिन की अवस्था है, ये बहुत अच्छी है, तो इस समय हमको 35 किलोग्राम नाइट्रोजन हमको इस समय अदरक में देना चाहिए, जिससे उसके आगे की वृद्धि जो है बहुत अच्छी हो जाए। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कई जगह क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा पानी गिरा है, और पानी गिरने की वजह से जहाँ पर हमारे अदरक हमने लगाए हैं वहाँ अगर जल भराव की स्थिति है, तो निश्चित रूप से जल निकास की व्यवस्था आप कर लें। नहीं तो क्या है, ये अदरक जो है बहुत नाजुक फसल होती है, यदि 2 से 3 दिन या 4 दिन पानी इसमें भर गया तो ये इसकी कंद जो है गलना शुरू हो जाता है, तो हमको जो है इसमें नुकसान हो जाता है। तो आवश्यक है कि आप जल निकास की इसमें व्यवस्था आप इसमें कर लें। किसान भाइयों, अदरक की फसल में जीवाणु मसलानी रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के कारण सबसे पहले निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती है, बाद में धीरे धीरे ऊपर वाली पत्तियां भी पीली पड़ जाती है। प्रकंद को दबाने पर उसमें से दूध जैसा पदार्थ निकलने लगता है और अंत में प्रकंद गल जाता है। इस रोग के प्रबंधन के लिए बुआई से पहले प्रकंदों को 30 मिनट तक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के 200 ppm के घोल में उच्चारित करके छायादार जगह में सुखाकर उपयोग करना चाहिए। खड़ी फसल में रोग से बचाव के लिए 1% बोड्रो मिश्रण या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का बेड़ों पर छिड़काव करना चाहिए। कि इस समय तापमान बढ़ रहा है और पौधे की बढ़वार अच्छी हो रही है, तो एक कीड़ा जो है ये बहुत परेशान करता है, जिसको हम तना बेधक के रूप में जानते हैं। इसका लार्वी जो है ये नुकसान पहुंचाता है, और बढ़ते हुए जो हमारा पौधा है उसके तने के अंदर ये घुस जाता है, और घुसकर इसकी जो फूड मटेरियल है, इसका जो भोज्य पदार्थ है, इसको खाने लग जाता है। तो किसान भाइयों, यदि आपको तना बेधक का लक्षण दिख रहा है तो इसके लिए नियंत्रण करना इसका बहुत आवश्यक है। तो जहाँ जहाँ इस तरह से हमको सूखे हुए पौधे दिख रहे हैं, तो पहले छिड़काव हमको वहाँ पर करना चाहिए, जिसमें डाइम्यूथेट नाम की जो कीटनाशक दवा है उसका 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी के मान से हम घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। कि इस समय यदि हम जो लगे हुए खड़ी फसल है उसमें कीड़े एवं बीमारियों का हम अगर उपचार कर लेते हैं या पहचान कर उनका नियंत्रण कर लेते हैं, और इसके साथ ही साथ पोषक तत्वों का इस समय अगर छिड़काव कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आगे हमारी अदरक की फसल बहुत अच्छी बढ़वार होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम शेरपुर, जिला बक्सर के कृषक बाबू लाल ने। ये ग्राफ्टिंग विधि से नए पौधे तैयार करने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बाबूलाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि आपने पूछा कि आम पे ग्राफ्टिंग कैसे तैयार किया जाए, तो इसके लिए हमको 1 साल पहले से ही तैयार रहना पड़ता है कि ग्राफ्ट कैसे तैयार किए। तो 1 साल पहले हमको क्या करना है कि सारा का सारा आम का बीज इकट्ठा करना है। उसको 15 बाई 7 सेंटीमीटर का जो पॉली बैग रहता है उसमें FYM मिट्टी और थोड़ा सैंड और अगर मिल जाए तो वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके 1:1 रेशियो में उसको बैग फिल करके उसमें हमको आम का बीज सोइंग कर देना है। आम का बीज सोइंग करने के बाद उसका जर्मिनेशन हो जाएगा और पौधा हमारा 1 साल पुराना हो जाएगा, को हमको ग्राफ्टिंग के लिए यूज करना है।
अगर उस केस में हमारा रूट स्टॉक 6 से 8 महीने पुराना भी चलेगा पॉली हाउस के अंदर। अगर हमको ओपन कंडीशन में करना है तो जुलाई अगस्त में हम ग्राफ्टिंग करेंगे, जो इस समय सबसे सटीक टाइम है रनी सीजन के बाद में। किसान भाइयों, ग्राफ्टिंग से नए पौधे तैयार करने के लिए, पौधे में चीरा लगाने के लिए एक छोटी चाकू सेक्टर, कलमों को बांधने के लिए पॉलीथिन, बीजू पौधा और सांकुर डाली जिसे कलम भी कहते हैं, जरूरत होती है। और इसके लिए हमको क्या करना है कि रूट स्टॉक को हमें 18 से 20 सेंटीमीटर ऊपर से इसको कट कर देना है। साथ में उसमें हम सॉफ्टवुड वेज ग्राफ्टिंग मेथड से ग्राफ्टिंग करेंगे, उससे हमको हायर परसेंटेज ऑफ सक्सेस मिल जाएगी। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो मदर प्लांट है वो हमको एक अच्छा सा मदर प्लांट सेलेक्ट करना है, वो डिजीज फ्री होना चाहिए। और मदर प्लांट में हमको ग्राफ्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले जो सिलेक्टेड ब्रांच होगी जिसको हम ग्राफ्ट करेंगे 4 से 5 महीने पुरानी ब्रांच को, और इसका हमको डायमीटर ऑलमोस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसकी लंबाई हम कम से कम 15 से 18 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसमें कम से कम 3 से 4 कलिकाएँ होना चाहिए। और इसको हम ग्राफ्टिंग करने से 10 दिन पहले इसकी पत्तियों को हम अच्छे शार्प सिकेचियर से कट कर देंगे, और ताकि इसमें न्यू शूट, न्यू बड्स जो है निकलना, स्प्राउट करना शुरू कर दें। फिर इसको हम सॉफ्टवुड वेज मेथड से रूट स्टॉक में वी शेप का कट लगा के, और इसको हम इन्वर्टेड वी शेप का कट लगा के हम इस रूट स्टॉक में सेट करेंगे और उसको अच्छी से हम पॉलीथीन टेप से रैप करेंगे। और हम इसके ऊपर अगर मॉइस्चर लेवल कम है तो एक पॉलीथीन कैप करके आता है, उसको हम ऊपर से फिट कर देंगे ताकि मॉइस्चर लेवल बना रहे, और ये ग्राफ्ट हमारा 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगा। साइड ग्राफ्टिंग में भी 2 तरह के पौधे होते हैं। पहला पौधा होता है मूलवृंत, यानी वह पौधा जो कि आप बीज के द्वारा तैयार करते हैं। दूसरा है सांकुर डाली। सांकुर डाली पौधे की उस कलम या शाखा को कहते हैं जिसको दूसरे वृक्ष या फिर पौधे से काटकर लाया जाता है, या आप जिस किस्म का पौधा तैयार करना चाहते हैं। इस विधि से पौधे तैयार करने के लिए सबसे पहले मूलवृंत को चुन लेते हैं, फिर मातृ पौधे से ऐसी शाखा को चुनते हैं जो कि 6 से 7 महीने पुरानी, पेंसिल के आकार की हो। इसको सांकुर डाली कहते हैं। इस शाखा की कलम लगाने के 8 से 10 दिन पहले पत्तियां तोड़ देते हैं। फिर मूल वृंत के निचले हिस्से पर 3 सेंटीमीटर लंबा तिरछा कटाव करके छिलका उतार देते हैं। इसके बाद सांकुर डाली को भी इसी तरह से काट देते हैं। फिर दोनों को मिलाकर पॉलीथिन की पट्टी से बांध देते हैं। करीब 1.5 महीने बाद दोनों डाली जुड़ जाती है। ऐसे पेड़ बाग में 1 साल बाद लगाने लायक हो जाते हैं। जहाँ तक कि देखा जाए कि हम विनियर मेथड से भी इसका कर सकते हैं, और हम इसमें इन सिटू ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। इन सिटू ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जैसे हम जिस फील्ड में हमको प्लांटिंग करवाना है उस फील्ड में सबसे पहले हम एक फीट में 2 से 3 बीज बुआई कर देंगे, और 1 साल के बाद फील्ड में ही हम इसका ग्राफ्टिंग कर देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि ट्रांसप्लांटिंग का खर्चा बच जाएगा, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी हैं कि अगर पौधा मर जाता है तो हमको एक साइज का प्लांट ऑर्चर्ड में मिलना संभव नहीं है। इसीलिए सॉफ्टवुड वेज मेथड का ग्राफ्टिंग बहुत ही उचित है और ये हमको फायदेमंद भी रहेगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।